नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ करंट अफेयर के जो मार्च अप्रैल में हमारी करंट अफेयर थी उनके कुछ क्वेश्चनों के लेकर मैं आप लोगों के बीच आ रखा हूँ। आजकल थोड़ा ज़िंदगी व्यस्त सी है, थोड़ा फ़ोन कॉल ज़्यादा आ रहे हैं। सबका कारण भी एक ही है, आजकल वीडियो का एग्ज़ाम है। जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग कॉल कर रहे हैं, जिन भी लोगों का मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा उन लोगों से। पर ज़िंदगी की ऐसी सिचुएशन है कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी हैं, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो एक चीज़ बता दूँ, आप लोग अगर करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हो तो मैं यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच अब सोच रहा कि हर हफ्ते आप लोगों के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज़ लेके आऊँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग जितने भी हैं, जितने भी नए देख रहे हैं, एक कल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग कोई पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वालों के बीच ज़रूर मेरा चैनल एक चक्कर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग भी, मुझे अभी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, फिर एक चीज़ आप लोगों से और कहनी है। जो भी लोग हैं, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या आपका मैथ कमज़ोर है तो हम सीकर एकेडमी में क्या कर रहे हैं, सविंदर सर हैं, आप सभी जानते हैं, जो भी करणपुर में रहे होंगे। तो आप लोग के लिए एक बात बता दूं, सविंदर सर परसों मंडे से आप लोगों के बीच मैथ का स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों का मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है या मैथ्स की जो तैयारी करना चाहते हैं वो सविंदर सर के साथ जुड़ सकते हैं। परसों मतलब सोमवार से आप लोग जो है कि 8 से 9 बजे के बीच स्पेशल मैथ्स का बैच शुरू है। साथ साथ इसमें अभी तक देख रहा हूँ तो बहुत सारी इंक्वायरी मेरे पार की है, क्योंकि आर ओ के लिए परफेक्ट बैच है मैथ्स का। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग जानते हैं सविंदर सर मैथ में तो बेहतरीन है। साथ साथ जो भी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वीडियो के साथ जुड़ना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, शिखर एकेडमी देहरादून नाम सर्च मारिएगा, वहाँ पे आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। ऐप के साथ साथ ये वाली फ़ोटो दिखेगी आपको, वीडियो कोर्स बाय राहुल नेगी, तो उसे परचेज़ कर लीजिएगा। वहीं पे मैं आप लोगों के बीच बनूंगा, डेली मैं आप लोगों के बीच बन रहा हूँ। एक दिन हमारा प्रैक्टिस सेट होता है, एक दिन हमारा सॉल्यूशन होता है। तो मंथली हमारा जो है कि आपको हम 16 से 17 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, मात्र 200 रुपये में हमारा जो सबसे कम मेरा रेट ही है, आपको पता ही है, जितने भी लोग मुझे दूर दराज से देख रहे हैं। ठीक है, तो जो बात मुझे करनी है आज करंट अफेयर के बारे में करनी है। करंट अफेयर के बारे में बात क्या करनी है मेरे को, तो आप लोगों का जो करंट अफेयर था, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, मार्च का जो क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया था। अभी उत्तराखंड सरकार ने घोषणा कर दी है 2021-22 के खेल पुरस्कार। 2021-22 भी नहीं, उत्तराखंड सरकार 2020 के बाद 2018 के बाद 18 के बाद 2023 में पहली बार कोरोना के बाद खेल रत्न के पुरस्कार की घोषणा करती है। और उसमें जो 2022-23 का जो हमारा द्रोणाचार्य, मतलब द्रोणाचार्य हमेशा गुरु के लिए दिया जाता, जो पुरस्कार मिला था, ये मिला था संदीप कुमार डुकलान को। संदीप कुमार डुकलान को क्या मिला था, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला गया। अगर कभी आता संदीप कुमार डुकलान का संबंध, हो सकता है आप पे एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन की भाषा घुमा दे और आपसे पूछना चाहे कि संदीप कुमार ढुकलान का संबंध किससे है, तो वहां पे आपका आंसर एक ही होगा, किससे है, तीरंदाजी से। आपको याद रखना है संबंध किससे है, तो आप लिखोगे तीरंदाजी। कभी आएगा संदीप कुमार ढुकलान का संबंध किससे है, तो याद रखना तीरंदाजी से इनका संबंध है। अब एक ही नज़र में आपको सीधा सीधा खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत में बता दूं। उत्तराखंड में जो खेल रत्न पुरस्कार थे 2013 में मिलने शुरू हुए, 2015 से इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें पुकारा जाता है। 2018 तक आपने सब पढ़े हैं, परीक्षावाणी में आपने सब पढ़े हैं। सिर्फ याद रखना अभी जो करंट अफेयर का जो आप पे बनेगा 2019-20 का खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो वहां पे आपको याद रखना है किसे मिला है, तो लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन, आप सभी लोग लक्ष्य सेन को जानते हैं। लक्ष्य सेन मतलब हमारी बैडमिंटन की सनसनी के रूप में अभी उभर के आ रहे हैं। इन्होंने अभी थॉमस कप देखा था 2022 में, पहली बार भारत थॉमस कप जीता था, उसमें भी लक्ष्य सेन हमारे थे। कॉमनवेल्थ गेम CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो पुरुष युगल का गोल्ड मेडल था वो भी किसने जीता था, हमारे लक्ष्य सेन का था। इन्हीं उपलब्धि के कारण उत्तराखंड सरकार भी इस बार थोड़ा बहुत लक्ष्य सेन के बारे में सोचती है और लक्ष्य सेन को क्या दे देती है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2019 और 20 का दे देती है। और इसके अगले ही वर्ष 2020-21 का 2020-21 का जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है हमारा चंदन सिंह को।
याद रखना 2020-21 का खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? चंदन सिंह का। और यहीं पे खेल रत्न पुरस्कार समाप्त होते हैं। जो हाल ही में सबसे नया खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो चंदन सिंह को मिला है, 2020-21 का मिला है। अगर कभी आएगा चंदन सिंह का खेल संबंध किससे है तो आप वहां पे किससे मारेगा? एथलेटिक्स से इनका क्या है? संबंध है। दौड़ या एथलेटिक्स से ये संबंधित रहे हैं हमारे चंदन सिंह। दो प्रकार के आप पे क्वेश्चन बनेंगे, कहेगा 19-20 का किसे मिला तो आपको लक्ष्य सेन रखना है, और 20-21 का खेल रत्न देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला तो आपको याद रखना चंदन सिंह। लक्ष्य सेन का संबंध आएगा तो बैडमिंटन से, अगर चंदन सिंह का संबंध आएगा तो किससे? एथलेटिक्स से। इसके साथ साथ आपने देखा खेल रत्न देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार तो थे, इसके साथ साथ आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिले। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इस बार अलग अलग कैटेगरी 3 वर्षों के लिए मिले हैं। पहला आपने देखा था 2019-20 का जो द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार मिला था, आपको पता है देवभूमि खेल रत्न इस टाइम लक्ष्य सेन को मिला था, और द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हीं के पापा धीरेन्द्र सेन को मिला है। धीरेन्द्र कुमार सेन या धीरेन्द्र सेन को 2019-20 का क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। अगर पूछेगा किससे संबंधित है तो बैडमिंटन के प्रशिक्षक ये धीरेन्द्र सेन रहे हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, अगला आता है 2020-21 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया तो वहां पे आपको याद रखना 2020-21 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये किया गया कमलेश कुमार को। याद रखना नाम कमलेश कुमार नाम याद रखना। अगर आएगा कमलेश कुमार का संबंध किससे है तो आपको याद रखना ताइक्वांडो से। जूडो और ताइक्वांडो आपने सुना होगा, उसी में एक आता है ताइक्वांडो, और उसी से संबंधित था कमलेश कुमार का था। बाकी आपने 21-22 का देख लिया, 21-22 का जो मिला था वो किसे मिला था? संदीप कुमार डुकलान को आपको मिला था। इसके साथ साथ इस बार जो 2023 के खेल रत्न में एक महत्वपूर्ण बात थी, और जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, उसमें इंपॉर्टेंट करके लिख देना आप, जो भी लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। जो सबसे ज्यादा था देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है तो वहां पे आपको रखा सुरेंद्र चंद्र को। देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है तो सुरेंद्र चंद्र को। अगर आएगा कभी सुरेंद्र चंद्र का संबंध किससे है तो आपको वहां पे याद रखना सुरेंद्र चंद्र भी किससे थे? हमारे एथलेटिक्स से थे। और 2021-22 का जो देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट था वो सुरेंद्र चंद्र को था। ये था देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। अभी कभी क्वेश्चन इस भाषा में घुमाते, अभी खेल मंत्री कौन है तो आपको याद रखना हमारे खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्य। ठीक है, इससे संबंधित आप पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि देवभूमि में खेल मंत्री कौन है तो रेखा आर्य। ठीक है, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है? उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था। उत्तराखंड में बात कर रहा है। आप पे ये क्वेश्चन दो भाषा में आ सकता है। यह आ सकता है योग महोत्सव कहाँ पे हुआ, या यहाँ पे एक और आ सकता है अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव। अगर उत्तराखंड की बात करेगा, उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पे हुआ तो आपको पता है उत्तराखंड की योग सिटी कही जाती है ऋषिकेश, और इसी ऋषिकेश में क्या होता हमारा योग महोत्सव हुआ था। योग महोत्सव कब हुआ था? 1 से 7 मार्च 2023 के बीच हमारा योग महोत्सव ऋषिकेश में हुआ था। वैसे देखना हर बार ऋषिकेश में हमारा योग महोत्सव होता है, और इस योग महोत्सव मनाने की शुरुआत ऋषिकेश में जो हुई थी 1999 में शुरू हो गई थी। तब से लेकर अभी तक योग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ऋषिकेश में मनाया। अगर कभी आएगा ऋषिकेश का उपनाम क्या है तो इसी ऋषिकेश को योगा सिटी के उपनाम से जाना जाता है। योगा सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है तो वहां पे भी आपको याद रखना है ऋषिकेश शहर को ही हमारा क्या योगा सिटी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है, और पैटर्न क्या बदलेगा? योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। अगर आप पे थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदला और एग्जामिनर ने जानना चाहा आपसे योग महोत्सव अभी तक आप अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव देख रहे थे। अब आप एग्जामिनर जानना चाहा, राष्ट्रीय पर्वत से आप एग्जामिनर ने चाहा योग महोत्सव 2023 कहां पे हुआ तो आपको याद रखना योग महोत्सव 2023 दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली का ये एक स्टेडियम सुना होगा आपने, बड़ा चर्चित रहता है, टालकोटरा का स्टेडियम, इसी में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ था अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ था मार्च 2023 में।
कभी एग्जामिनर का और दिमाग घुमा, उसने पूछा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब, 21 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो ये थी योग से संबंधित कुछ जानकारियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, हाल ही में चेन्नई यानी तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी का संबंध किस जिले से है। अभी आपने देखा बड़ी चर्चाओं में मानसी नेगी रही थी। मानसी नेगी ने एक ट्विटर पे एक बड़ा जबरदस्त कमेंट किया था, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इन्हें क्या कहा था, वादा किया था हम आपको आवाज़ देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। मानसी एक चमोली से उभरती हुई युवा है, लगातार वॉक रेस में अच्छा कर रखी है। पहले हमने खेलो इंडिया में देखा था, अब इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा, वहाँ पे भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मानसी मेरे गृह जनपद चमोली से संबंधित है। मानसी के बारे में देखना तो मानसी ने अभी सरकार को हिला दिया था, ठीक है, सरकार को। इसी कारण आपने सरकार को देखा, सरकार की अभी सदन चला था, सदन में एक योजना बड़ी चर्चाओं में चली थी, ठीक है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार रहे थे, उमेश कुमार ने ये मुद्दा उठाया था। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप खिलाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए आपका क्या पर्पज है, क्या मोटिव है आगे। क्योंकि आप वो कहते हैं मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना आपने चला तो दी, 19 अगस्त 2022 को आपने एक योजना चलाई है, उदयमान खिलाड़ी योजना। इसके अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं, 8 से 14 वर्ष की आयु के जो खिलाड़ी हमारे मात्र 1500 रुपये दे रहे हैं। इस 1500 रुपये में क्या होगा, एक तो आपके ना स्पाइक आ पाएंगे ना आपकी डाइट हो पाएगी। इससे क्या हो गया, मानसी नेगी को अभी ये दर्द झलका था। मानसी नेगी ने अभी सरकार से आह्वान किया था, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे रोजगार की ज़रूरत है। हम पहाड़ी क्षेत्र के पिछड़े लोग हैं, हमें मात्र रोजगार चाहिए, आप रोजगार के लिए लगातार काम किए, ठीक है। तो मानसी जोशी का संबंध किससे है, तो आप एथलेटिक वॉक रेस से करेंगे। अगर जनपद आएगा तो जनपद कौन सा, आप चमोली करेंगे। इसी से थोड़ा चेंज होकर आप पे कभी क्वेश्चन मानसी नेगी ना आया, आप पे आया मानसी जोशी, ठीक है। कभी आप पे आया मानसी जोशी का संबंध किससे है, मानसी जोशी तो आपको रखना, मानसी जोशी क्रिकेट से संबंधित है, अल्मोड़ा से। मानसी जोशी और एकता बिष्ट दोनों क्रिकेट से संबंधित है और अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड का वह नगर निगम जहां हाल ही में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी उत्तराखंड का जो हाल ही में जो जनपद बना है, वो जहां पर वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो था हमारा काशीपुर। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है काशीपुर। इसी काशीपुर शहर में क्या होता, उत्तराखंड सरकार का वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2022-23 का आयोजन किया जाता है। अगर काशीपुर शहर की बात करें आप, तो काशीपुर शहर की स्थापना 1639 में काशीनाथ अधिकारी द्वारा की गई थी। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर से इसे जोड़ते हैं, तो करंट अफेयर में आपको कुछ और चीजें जानकारी याद करनी है। जैसे हमारा था ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कभी आगे आप पे राष्ट्रीय ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आपको पता है झाझरा विज्ञान धाम उत्तराखंड का। तो ये कहाँ पे, देहरादून में हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था। थोड़ा एग्जामिनर ने और जानना चाहा आप पे, आपने कहा उत्तराखंड सीमांत विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, धामी जी का जो गृह क्षेत्र है, हमारा विधानसभा क्षेत्र है चंपावत। उसी चंपावत में क्या होती, उत्तराखंड की सीमांत विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, ठीक है। फटक से अगला क्वेश्चन देखना, क्या कहता है, जून जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर के किस जिले स्टेशन पे दर्ज की गई। अभी नया आंकड़ा हम पे आया है कि जो हमारा बिनसर के अनुसार, क्योंकि आपने एक चीज गौर की, यूकेपीएससी क्या कर रहा है अभी, यूकेपीएससी का पैटर्न है, आप पहले परीक्षावाणी पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। जब आप यूकेपीएससी की तैयारी करते थे, सभी लोग आपको एक सजेशन देते थे, आपने कुछ करना है तो परीक्षावाणी पढ़ लीजिएगा। 2-3 एग्जामों में आपने देखा कि यूकेपीएससी ने परीक्षावाणी का रोल लगभग खत्म कर दिया। अब एक पुस्तक सामने आ रही है हम पे, वो है विंसर, और उसी विंसर से लगभग हमारे जो आंकड़े होते हैं, जो हमारा करंट का पोर्शन होता है, सारे उसी से आ रहे हैं। लगभग उत्तराखंड इतिहास भी लगभग मुझे ज़्यादातर वहीं मिले, और जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बिनसर के पीछे कुछ पेपर दिए होंगे पुराने, उन्हीं पेपरों से आयोग डालना है। तो एक अच्छा पैटर्न है, आप आयोग को पकड़ रहे हैं तो आप बिनसर की बुक फॉलो कर सकते हैं। उसी बिनसर की बुक में मैंने देखा था, क्या देखा, जून जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश बागेश्वर के किस स्टेशन पर दर्ज हुई, तो बागेश्वर का एक स्टेशन पड़ता है शामा, ठीक है। क्योंकि आप बाई ऑप्शन जाएंगे तो लोहा खेत, कपकोट, गरुड़ ये तीनों नहीं थे, एक ही था सामा। सामा बागेश्वर की एक उप तहसील पड़ती है, उप तहसील,
कभी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट ना होके इस फॉर्मेट बन सकता है कि सामा काकी उप तहसील है, तो वहां पे आप बागेश्वर की बात करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कभी क्वेश्चन और बदला, आपसे जानना था उत्तराखंड में औसत वर्षा कितनी होती है। उत्तराखंड में जो औसत वर्षा होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उत्तराखंड में औसत वर्षा कितनी होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। मुख्यतः जो वर्षा होती है हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर आपको याद रखना शिवालिक वाले क्षेत्र में हमारे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा उत्तराखंड में कहाँ होती है, तो आपको ये भी चीज़ याद रखना वृहत हिमालय वाले क्षेत्र में हमारे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता, हाल ही में उत्तराखंड में G20 की पहला बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी। आप लोगों ने देखा था, कई लोगों को मैंने देखा था, कई लोगों ने स्टेटस लगाया था, बड़े अच्छे तरीके से सजाया था। जो G20 की उत्तराखंड में पहली बैठक हुई है वो हुई है रामनगर। कहाँ पे हुई है, तो रामनगर। रामनगर ही एक ऐसा शहर माना जाता है जो देखना आप गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य बसा है। वैसे कुमाऊं मंडल में हमारा रामनगर आता, लेकिन रामनगर की जो संसदीय स्थिति देखें, आयोग ने एक से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि रामनगर किस संसदीय क्षेत्र में आता। रामनगर की स्थिति बड़ी विरल है, ठीक है। वैसे आता कहाँ पे, कुमाऊं मंडल में आता। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार यहीं के पास में होता। कॉर्बेट पार्क में जो एंट्री होती है हमारी रामनगर से होती। रामनगर की बात करूं तो रेमजे साहब, कमिश्नर रेमजे द्वारा 1850 में रामनगर की स्थापना की थी। रामनगर अगर विधानसभा आएगी तो कुमाऊं में आती है। अगर संसदीय सीट यानी लोकसभा अगर कभी आएगा रामनगर विधानसभा किसी लोकसभा सीट के अंदर आती है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपने सोच में बदलाव करना है। जो रामनगर विधानसभा आती है ये गढ़वाल संसदीय सीट में आती है, ठीक है। केवल कुमाऊं की एकमात्र विधानसभा सीट है रामनगर, जो किसमें आती है, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आती है, ठीक है। ये हुई थी हमारी G20 की पहली बैठक इसी रामनगर में। एग्जामिनर का और ज्यादा पैटर्न बदला। एग्जामिनर ने पूछा ये किस थीम पे थी, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में 3 बैठकें होनी। उत्तराखंड में G20 की आपने 3 बैठकें देखनी है जो आपके लिए आने वाले एग्जाम पे मस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली आपने देख ली रामनगर में, पहली कहां पे देखी आपने, रामनगर में, ठीक है। और रामनगर में जो बैठक हुई थी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी जो थीम थी लिख लेना, जो भी नए लोग हैं थोड़ा लिखते हुए चलना। इसकी जो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। दूसरी बैठक हमारी ऋषिकेश में होगी, ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में जो थीम होगी हमारा वो होगा भ्रष्टाचार, लिख लेना भ्रष्टाचार। ऋषिकेश में जो बैठक होगी भ्रष्टाचार की थीम पे होगी। और तीसरी बैठक हमारी दोबारा ऋषिकेश या ऋषिकेश ही के पास एक जगह पड़ती है, मुनि की रेती। और मुनि की रेती में जो बैठक होगी इसकी थीम हमारा लिख लेना, आप जो भी लोग लिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पे हमारा तीसरा G20 की बैठक होनी है। अभी कभी क्वेश्चन और बदला, आपसे पूछा G20 का कौन सा सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, तो G20 का ये भारत में 18वां वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, ठीक है। वार्षिक सम्मेलन 18वां वार्षिक सम्मेलन G20 का होना जा रहा है, जो कि हमारे किस पे, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पे हमारा G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में होना जा रहा है। पहले कश्मीर में था, कश्मीर हमारा विवादित क्षेत्र है, तो भारत सरकार ने इसे कहाँ पे, दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। अगर कभी आएगा G20 की भारत में पहली बैठक कहां पे हुई, तो आपको याद रखना है पुंडुचेरी में G20 की पहली बैठक हुई है। कभी आएगा G20 के जो मंत्रियों की पहली पर्यावरणीय बैठक कहां पे हुई, तो वहां पे आप याद रख सकते हैं G20 मंत्रियों की जो पर्यावरणीय बैठक हुई है हमारी कहां पे, कल बेंगलुरु में हमारी पहली बैठक हुई है, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, मार्च 2023 में उत्तराखंड के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। अभी कभी भी आपको अंतरिक्ष या ये टेलीस्कोप से जानकारी मिलती है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना कहाँ पे, हमारी अभी नैनीताल के देवस्थल में हमारी सबसे बड़ी लिक्विड मिरर स्कोप टेलीस्कोप की घोषणा की गई। नैनीताल आपने देखा, मोनोरा पीक, शेर का डांडा आपने बहुत सुना है, क्योंकि यहाँ पे एरीज की स्थापना है। एरीज की स्थापना की बात करूं तो 1954 में पहली बार एरीज की स्थापना होती वाराणसी में, जिसे उत्तराखंड लाया जाता है 1955 में। 1955 में इसको कहाँ पे, शेर का डांडा, नैनीताल की एक पहाड़ी है शेर का डांडा, वहीं पे इसे स्थापित किया जाता है। और 1961 में इसे मोनोरा पीक में
कहाँ पे? तो एक जगह पड़ती है मोनोरा पीक, नैनीताल की एक चोटी है मोनोरा पीक, वहाँ पे इसे स्थापित किया गया। अभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर का ऐसा पैटर्न बनना कि हमारी राजकीय वेधशाला कहाँ पे है, तो आपको एक ही चीज़ याद रखना, हमारी राजकीय वेधशाला कहाँ पे है, तो मोनोरा पीक में। यही 1961 की है। और सबसे बड़ी बात है 2016 में यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन लगाई गई है, जो किसके सहायता से लगी है, तो बेल्जियम की सहायता से लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस टाइम शिकायत की थी, तो शिरकत की थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना, अभी नैनीताल देखना, हम एस्ट्रो विलेज बनाने जा रहे हैं। एस्ट्रो विलेज देखना, तो खगोल विलेज हमारा बनेगा। एस्ट्रो आपको पता है, एस्ट्रो विलेज बनेगा तो कहाँ पे, नैनीताल के पास ही बनेगा। कभी भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज कहाँ पे बनना जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि नैनीताल में हमारा एस्ट्रो विलेज बनना जा रहा है। अगर कभी एस्ट्रो पार्क पूछता है तो एस्ट्रो पार्क हमारा कहाँ पे बनेगा, तो याद रखना एस्ट्रो पार्क हमारा हल्द्वानी में बनने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिलियन यूनिट बिजली प्रति वर्ष उत्पादित करने वाला प्रस्तावित जमरानी बांध निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। यह बांध परियोजना किस नदी पे? तो आपको पता है जमरानी बांध हमारा बनने जा रहा है, कुमाऊं क्षेत्र का एक ऐतिहासिक बांध ये बनने जाएगा, जो किस नदी पे होगा, गौला नदी पे होगा। हल्द्वानी के पास ये बांध बनेगा। अगर हल्द्वानी के पास बनेगा तो मुझे पता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा, नैनीताल। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, गौला नदी पे ये बांध बनेगा। ठीक है, अभी केंद्र सरकार ने इसका डीपीआर स्वीकार कर दिया। अगर केंद्र सरकार स्वीकार करती है तो हम, मुझे पता है इसमें बजट का जो अनुदान होगा वो कितना होगा। केंद्र सरकार इसमें 90% दे रही है और उत्तराखंड सरकार का योगदान कितना है, 90:2 में हमारा इसका योगदान है। ठीक है, अगर कभी आएगी गोला, कभी इससे थोड़ा हट के आ गया कि जमरानी बांध परियोजना किस नदी पे है, तो आपने गोला मार दिया, कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में हो गया। कभी आ गया लाभान्वित राज्य कौन से, इससे लाभ किन राज्यों को मिलेगा सिंचाई के क्षेत्र में, तो आप याद रखना नैनीताल और उधम सिंह को मिलेगा। 63 मेगा यूनिट की हमारी ये परियोजना है, जमरानी परियोजना। अभी सरकार ने 2023 के बजट में कहा है कि 2027 तक इसे क्या, पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। अभी क्वेश्चन, ये तो आपने जमरानी बांध के बारे में सुना, कभी क्वेश्चन का पैटर्न बदला और आपसे ऐसा पूछना चाहे एग्जामिनर ने कि आपको एक चीज बतानी है, उत्तराखंड पुनर्वास, यहां पे याद रख देता हूं, उत्तराखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना एवं पुनर्व्यवस्था अधिनियम। क्योंकि आपका आजकल आपको पता है हमारा पिथौरागढ़ में भी एक पंचेश्वर परियोजना बनने जा रही है, वहाँ भी हमारे पुनर्वास की व्यवस्था चल रही है। अगर आयोग के माइंड में करंट अफेयर का ये क्वेश्चन पड़ा कि उत्तराखंड पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था अधिनियम कब का है, ये चीज़ आप इस चीज़ पे इंपॉर्टेंट कर लेना, आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। पुनर्व्यवस्था एवं पुनर्वास अधिनियम उत्तराखंड का कब का है, तो वहाँ पे याद रखना 2013 में हमने क्या किया, पुनर्व्यवस्था एवं पुनर्अधिनियम किया। अभी देखना जो इस बांध के कारण डूब क्षेत्र में आ रहे हैं उन लोगों का हम क्या कर रहे हैं, पुनर्व्यवस्था या पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं। थोड़ा चर्चाओं में बीच में ज़्यादा था। अगर यूकेपीएससी आपसे करंट के बारे में जानना चाहा तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जरूर दिख सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखना क्या कहता, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकाय, केवल नगर निकायों की बात कर रहे हैं। आपको पता है उत्तराखंड में जो नगर निकाय हैं कितने हैं, और उन नगर निकायों में आपने बताना था अभी 2022 में टोटल कितने स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कृत किए गए, यानी किन्हों को पुरस्कार मिला। तो टोटल उत्तराखंड से 6 ऐसी नगर निकाय थे जिन्हें क्या पुरस्कृत किया गया था। इस नगर निकाय में आपने देखा देहरादून एक तो देहरादून नगर निगम था, देहरादून नगर निगम के साथ आपने हरिद्वार नगर निगम देखा था, एक आपने जहाँ पे G20 हुई थी हमारी रामनगर देखा था, रामनगर देहरादून के पास एक और नगर पालिका देखी थी डोईवाला। ठीक है, एक आपने रुड़की के पास देखा था लंढौर कैंट। ठीक है, देहरादून देखा आपने, हरिद्वार देहरादून देखा, देहरादून के साथ साथ आपने हरिद्वार नगर निकाय देखा, आपने नंदौर देखा, आपने डोईवाला देखा, आपने नरेंद्र नगर देखा। टिहरी के नरेंद्र नगर को भी क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। नरेंद्र नगर देखा, लंढौर देखा, ठीक है, डोईवाला देखा, एक रामनगर देखा, हरिद्वार देखा और कौन, देहरादून देखा। तो टोटल कितने, 6 नगर निकायों को इस बार क्या किया गया था, पुरस्कारित किया गया था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो अतुलनीय प्रदर्शन के लिए था उत्तराखंड में नंदा देवी जो पुरस्कार मिला था, केवल कितने महिलाओं को,
10 महिलाओं को मिला। इससे रिलेटेड करते हुए एक चीज और सिखाऊंगा मैं आज, आपको थोड़ा काम आएगी। वो आपने सुना तिलू रौतेली पुरस्कार। तिलू रौतेली पुरस्कार वैसे देखना तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता तिलू रौतेली। इस बार सरकार ने आप लोगों के लिए अच्छा कर दिया, क्योंकि आपको पता है इस बार का तो तिलू रौतेली सम्मान मिला था 13 महिलाओं को मिला था। अगर मैं पूछूंगा आपसे, मैंने जानना चाहा अगले वर्ष का तिलू रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिलेगा, तो वहां पे भी आपको याद रखना 13 महिलाओं को ही मिलेगा। अब सरकार ने एक रूल नया लागू किया है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक महिलाओं को और 13 से ज्यादा पुरस्कार हम नहीं देंगे। तो टोटल कितनी महिलाओं को पुरस्कार मिलेगा तिलू रौतेली, तो 13 महिलाओं को। अब आने वाले टाइम पीरियड पे आपको अच्छा हो गया, कभी भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आया कि तिलू रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला, तो वहां पे आप याद रखोगे 13 महिलाओं को मिला। तिलू रौतेली पुरस्कार की वैसे देखना तो शुरुआत 2006 में हुई थी। 2006 में शुरुआत हुई थी तिलू रौतेली के नाम पे। 8 अगस्त 1664 में तिलू रौतेली का जन्म हुआ था। इसी 8 अगस्त को तिलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस बार देखना तो 13 महिलाओं को मिला था। 13 महिलाओं के साथ साथ 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तिलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया गया था। फटक से अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आपको पता है खेल रत्न पुरस्कार पहले ही करा चुका हूं मैं, जो 2021 का मिला था आपको पता है किसे, चंदन सिंह को मिला था। अगर चंदन सिंह का संबंध आएगा तो किससे, आपको सीधे सीधे पता है एथलेटिक्स से। थोड़ा चर्चा करा चुका हूं, तो फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल का विकास काशी विश्वनाथ हमारा कहां पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उसी कॉरिडोर की तर्ज पर कराने की मंजूरी मिली है। आपको पता है काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर पे जो हमारे कराने की मंजूरी मिली है वो किसे, हर की पैड़ी विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई थी। हरिद्वार जनपद में हमारी हर की पैड़ी बनी है। इसका जो विकास किया जाएगा वो किसके रूप में किया जाएगा, काशी विश्वनाथ के रूप में किया जाएगा। अभी जो विकासात्मक कार्य होंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समान होंगे। केदारनाथ आजकल कपाट खुल गए हैं, तो बड़ी चर्चाओं में केदारनाथ है, क्योंकि यहाँ पे अभी पर्यटक टूरिस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। ठीक है, कभी केदारनाथ से आपसे एग्जामिनर पूछा चाहे केदारनाथ किस मंदिर शैली का है, तो आपको वहाँ पे याद रखना है कत्यूरी मंदिर शैली का। किसने निर्माण किया, शंकराचार्य ने निर्माण किया। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपसे एक जानना चाह रहा है केदारनाथ में कौन से पंडित होते हैं, तो आपको याद रखना केदारनाथ में जो पंडित होते हैं वो जंगम ब्राह्मण होते हैं। जंगम ब्राह्मण, और जंगम ब्राह्मण कहाँ के होते हैं, तो आपको याद रखना मैसूर के ये जंगम ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मुगल शैली या शंकुआधार शैली का मंदिर है, चमोली में पड़ता है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं, तो बद्रीनाथ में आते हैं। बद्रीनाथ के जो रावल होते हैं वो केरल के शंकराचार्य के वंशज यानी नंबूदरीपाद। कैसे ब्राह्मण होते हैं, नंबूदरीपाद ब्राह्मण कहाँ के होते हैं, बद्रीनाथ के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल कारखाना कहाँ पे बनाया गया, तो आपको याद रखना है भारत का पहला जो सोलर पैनल आधारित कारखाना था ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है। रुद्रचंद ने अपने नाम के अनुरूप इस शहर की स्थापना की थी, और वहीं पे हमारा तराई के क्षेत्र में जो बना है उत्तराखंड का पहला हरित ऊर्जा आधारित पैनल का निर्माण किया गया है। ठीक है, थोड़ा लाइट होगी, थोड़ा जल्दी चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे। आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम 2016-17 से आप पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में होंगे राष्ट्रीय खेल। आपने देखा कई लोग परेड ग्राउंड गए होंगे, तो वहाँ पे आपने टब देखी होगी। ठीक है, चाहे आप महाराणा प्रताप गए हो, चाहे आप हरिद्वार गए हो, चाहे आप हल्द्वानी गए, सिंथेटिक ट्रैक आपको दिखना शुरू हो गया। उत्तराखंड सरकार भी खेल क्षेत्र में लगातार इन्वेस्ट कर रही है। इसका भी कारण है कि हमारी सरकार को क्या 38वें खेल कराने। 38वें खेल जो होंगे वो 2024 में उत्तराखंड में आयोजित होंगे। उससे पहले अभी देखना 2022 में हमारे राष्ट्रीय खेल हुए थे, अहमदाबाद गुजरात में हुए थे। आपने उसका शुभंकर भी देखा था, सावज शुभंकर देखा था, गुजरात नरेंद्र मोदी के गढ़ में ये हुआ था। 2023 के जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो आपको सभी को याद रखने हैं, कहाँ पे, गोवा में होंगे। 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे। अभी जो उत्तराखंड से आप पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जाने हैं। 3 शहरों में होने, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं। इस राष्ट्रीय खेल में जो हमने शुभंकर बनाया है वो मौली, ठीक है, मौली या इसी को हम कह देते हैं, मोनाल को हमने क्या बनाया, शुभंकर बनाया है। ठीक है, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के
स्क्रीन के सामने है। हाल ही में केंद्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। तो अभी जो हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद थी उसने जो उत्तराखंड को रैंक दिया है वो कौन सा दिया, छठवां। थोड़ा एग्जामिनर का पैटर्न यहाँ पे थोड़ा और बदल सकता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहे कि एग्जामिनर ने कहा नीति आयोग के अनुसार उत्तराखंड को शिक्षा में कौन सा रैंक मिला है, तो वहाँ पे आपको रखना है चौथा रैंक, ठीक है। अगर आर्थिक सलाहकार परिषद देगी तो छठा रैंक, अगर नीति आयोग देगा तो कौन सा रैंक, चौथा रैंक। इसके साथ साथ आपने नीति आयोग ने देखा, नीति आयोग ने उत्तराखंड को पर्वतीय जिलों में भी एक रैंक दिया, नवाचार में। कभी क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट और बदला, एग्जामिनर ने आपने चाहा नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड को नवाचार में पर्वतीय राज्यों में कौन सा रैंक दिया गया, तो आपको याद रखना वहाँ पे कौन सा रैंक दिया गया, नवाचार में, इनोवेशन में कौन सा रैंक दिया गया, तो आपको याद रखना सेकंड रैंक दिया गया, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण में नीति आयोग द्वारा कौन सा रैंक, तो 5वां रैंक दिया गया, ठीक है। भूखमरी में भू कानून में क्या कहते हैं इसे, भू कानूनी खाद्य सुरक्षा में उत्तराखंड को कौन सा रैंक दिया गया है, खाद्य सुरक्षा में 7वां रैंक दिया गया। बहुआयामी गरीबी में उत्तराखंड का रैंक कौन सा है, तो बहुआयामी गरीबी में उत्तराखंड का 15वां रैंक है। तो ये था दोस्तों आपका करंट अफेयर का पोर्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जानते हैं, एक चक्कर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की जितना शेयर करोगे आप लोगों के बीच, मैं उतना आप लोगों के बीच बनूंगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के बीच अब से हर हफ्ते के हफ्ते एक ना एक करंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊँगा। जितना आप लोगों का सपोर्ट बनता है मैं उतना जल्दी आप लोगों के बीच बनूंगा। धन्यवाद। उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए